McAfee World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है। तो बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए हमें वो देखना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट वन, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वन, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम और साइड एटम। थर्ड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, टर्मिनल एटम। यानी अदर देन सेंटर एटम जो होते हैं उनको हम लोग साइड एटम और टर्मिनल एटम बोलते हैं। चलिए अब एक एक पॉइंट को पिक करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट हमने पिक किया हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, तो हमें हर एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल पता है। जैसे sp sp2 अगर है तो sp होगा तो 180, sp2 है तो 120 डिग्री और sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम उनके बॉन्ड एंगल विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम but number of lone pair is different, then more in the lone pair, then lesser the bond angle. If hybridization of central atom is same but number of lone pair is different, then more in the lone pair, less in the bond angle. For example जैसे CH4 NH3 H2O, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन देखिए सेम है। ठीक है। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है देन वी विल कंपेयर लोन पेयर। तो CH4 में देखिए लोन पेयर कितना है, 0। अमोनिया में लोन पेयर 1 एंड वाटर में लोन पेयर है 2। सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें है, वाटर में। जिसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, और जिसमें सबसे कम लोन पेयर है उसका कंपेरेटिवली बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग लोन पेयर की हेल्प से भी बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है हमारा, वो है हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या होगा, ये साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पर डिपेंड करता है। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। व्हेन, ध्यान से देखिएगा, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, दोनों चीज सेम है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है एंड लोन पेयर भी सेम है। हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर दोनों ही सेम है। देन सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, देन सी द सेंट्रल एटम क्या है यहां पर, डिफरेंट है। देन सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द बॉन्ड एंगल। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम इज सेम और सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जैसे NH3 PH3 ASH3 और SbH3, इन चारों एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबके पास लोन पेयर सेम है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ठीक। लेकिन क्या चीज में दिक्कत है, दिक्कत है उनके बॉन्ड एंगल में। अभी देखो सेंट्रल एटम डिफरेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी। क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे उनका मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है। नॉन मेटल्स आर बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, अमोनिया का। ठीक है, सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। और सबसे लोएस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, जिसका सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज एंटीमनी। ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप आप हाइब्रिडाइजेशन देखिए, दूसरा स्टेप आप नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम देखिए, तीसरा स्टेप उसने बोला कि सेंट्रल एटम को देखना है। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो फिर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एंगल। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग अब फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, मतलब साइड वाले एटम। तो अगर फिर से वही चीज है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, देखो तीनों कंडीशन सेम हो गई। अब बट टर्मिनल एटम इज डिफरेंट, देन इन दैट केस
greater is the size of terminal atom, greater will be the bond angle. यानी हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ टर्मिनल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एंगल, एज वेल एज हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एंगल. चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे यहाँ पर PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3. यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है. अब सिर्फ क्या डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस है साइज का. सबसे ज्यादा साइज किसका है? टर्मिनल एटम के आयोडीन का. और सबसे छोटा साइज किसका है? F का. तो जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. और आप देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है? डिक्रीज करता चला जा रहा है. अगर हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा. तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें. ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह को कंपेयर बॉन्ड एंगल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. तो ये कैसे कंपेयर किया जाता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. ठीक है. तो एक छोटी सी चीज़ तो बिल्कुल आप याद रखिए कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड एनर्जी के. तो चलिए अब फर्स्ट पॉइंट है किस पे डिपेंड कर रहा है? एटम के साइज पर. एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज. ठीक है. अब एटॉमिक साइज के साथ में ये कैसे वेरी करता है? तो जो साइज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एनर्जी होगा. ठीक है. अब एक एग्जांपल से इसको देखते हैं थोड़ा सा. जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि जो HF है, HCl है, HBr है और HI है, इन चारों में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर I सबसे बड़ा है. ठीक है. इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर Br का, और फिर Cl, फिर F का. इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि हमने लिया H2Cl2 Br2 I2. अगेन यहाँ पे अगर हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी तो साइज आप देखोगे आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, उसी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन. तो ये दोनों मैंने क्या कंपेयर किया है? इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर की है. तो अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं तो हम उनके क्या कंपेयर कर सकते हैं? उनके बॉन्ड, अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं तो हम उनकी बॉन्ड एनर्जी भी कंपेयर कर सकते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर बॉन्ड लेंथ वगैरह कंपेयर कर रहे हैं. इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आएगा वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एनर्जी. यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, एंड बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम लोग परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होगा. ठीक है. अब इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लेते हैं. जैसे यही वाला एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा है. HF, HCl, HBr और HI. तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस HF में क्रिएट होगा. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी. तो अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाएंगे तो हमें वो ऑर्डर यही मिलेगा. ठीक है बच्चों, क्लियर है चीज़? तो इस तरह से हम लोग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस समझ सकते हैं तो हम उनका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर है चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें. नेक्स्ट है हमारा वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल.
जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होल्ड्स टू और मोर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, टू और मोर, these are the weakest chemical forces and can be of following type। ये कितने टाइप का हो सकता है? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, एंड लास्ट में है इंड्यूस्ड डाइपोल जिसको हम लोग लंदन फोर्स या वॉन्डरवॉल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर बनाया जाए तो ये जिस ऑर्डर में लिखे हैं यही उनकी स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होता है। सबसे वीकेस्ट कौन सा होता है? लंदन फोर्स, या हम बोल सकते हैं वॉन्डरवॉल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आयन डायपोल इंटरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वॉन्डरवॉल फोर्सेस। आयन डायपोल को हम लोग वॉन्डरवॉल नहीं बोलेंगे, बाकी सब लगभग लगभग वॉन्डरवॉल फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। पहला होता है हमारा आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। की डाइपोल किस में होगा? एक पोलर मॉलिक्यूल में ही होगा। तो इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आयन, इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ आयन एंड चार्ज ऑन आयन। क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, उसका उतना ज्यादा उसके ऊपर डाइपोल सबसे अच्छे से अपीयर होगा। चलिए उसके तीसरी चीज है डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। तो ये 3 पॉइंट है जिसके ऊपर ये इंटरेक्शन वर्क करता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए वाटर है और इसमें NaCl डाला, तो NaCl में जो Na प्लस होता है और वाटर का जो O माइनस है, तो Na प्लस के ये क्या है? ये हमारा आयन है और हमें पता है कि वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पे चार्ज क्रिएट होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल्स। तो यहाँ पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला हुआ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप समझ रहे डाइपोल मतलब वर्ड कहाँ पर यूज कर रहे हैं? डाइपोल वर्ड हम लोग तब यूज कर रहे हैं जब वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है और वहां पे चार्ज ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन यानी चार्ज और चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज एंड्स ऑफ परमानेंट डाइपोल। ठीक है, एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू द फोर्स गैस कैन बी लिक्विफाइड। जैसे कि HCl और HCl, यहाँ पर देखिए Cl माइनस और इस H प्लस के बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये दोनों ही डाइपोल्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से HCl लिक्विड भी होता है और HCl गैस भी होता है। जब इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो वो क्या है? लिक्विड स्टेट में है, और जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पुअर होगा तो वो गैसियस स्टेट में, या कहते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ही नहीं वहां पर, तो वो गैसियस स्टेट में होगा। थर्ड हमारे पास है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो एक आयन, आयन मतलब जिसके पास परमानेंट चार्ज है, और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जो किसी रीजन से जमा हुआ है, किसी रीजन से उसके ऊपर चार्ज आया, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। अब जैसे यहां पर देखिए ये Na प्लस है और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। वैसे तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो ये डाइपोल तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के पास, यहां पर हमें पता है कि क्लोरीन के पास लोन पेयर है, कोई अगर एक जैसे लुईस एसिड आता है, तो इस लुईस एसिड की टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? इससे गेन करना चाहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी की वजह से इसके ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा? ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और उतने ही अमाउंट में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी तरफ ज़्यादा होंगे, सो दैट वो इसके पास आसानी से इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, जिसको हम लोग बैक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इसने यहाँ पर ये प्लस और माइनस चार्ज इंड्यूस किया है, तो इस तरह के हम लोग डाइपोल को बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। तो इस इंड्यूस डाइपोल और एक आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए
इसके बाद हमारा फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल जैसे कि HCl पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके ऊपर डाइपोल है, और एक ये इंड्यूस डाइपोल। अब यहाँ पर देखो Cl पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे Cl पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर बच्चों? चलिए फोर्थ आता है हमारा सबसे वीक अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्स, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। इसको हम लोग लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इट एग्जिस्ट अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2O2 Cl2 एक्सेट्रा इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन का एक, ये यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन है और ये क्लोरीन और क्लोरीन है। अब इसके ऊपर भी किसी रीजन से चार्ज इंड्यूस हुआ है और इसके ऊपर भी इंड्यूस हुआ है। अब वो इंड्यूस में होगा क्या कि एक प्लस होगा एक माइनस, ठीक है। तो इसका जो प्लस होगा दूसरे ही Cl2 मॉलिक्यूल के माइनस वाले की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों इंड्यूस्ड हैं, ठीक है, और दोनों इंस्टेंटेनियस है क्योंकि किसी ना किसी कॉज की वजह से आए थे। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। और ये सबसे पुअर और वीक फोर्स होता है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है, ये कोई खास कभी दिखता नहीं है। तो आपको ये ऑर्डर समझना होगा इनकी स्ट्रेंथ का। सबसे स्ट्रॉन्ग है आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, देन आयन इंड्यूस डाइपोल, और फिर आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और फिर आएगा लास्ट में इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। तो ये हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे जो मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस वगैरह कभी कभी आ ही जाते हैं, कभी कभी कंपेयर कर लेते हैं या किसी टाइप का एक मॉलिक्यूल दे देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है वहां पर। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें जानना है वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, बॉन्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड भी आ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक तो डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कई तरीके के हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो इन दोनों में के कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वो डोमिनेट करेगा, लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है देन मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल लेता हूँ जिसको आप समझ पाओगे कि कहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखना है और कहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया है, पहले एग्जांपल से ही इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। H2O लिया मैंने, H2S लिया है, H2SE लिया है, H2TE लिया हुआ है। अगर इन चारों को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो एक तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे पहले हम वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसको हम सबसे नंबर 1 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी तीनों को उनके साइज की वजह से कंपेयर करेंगे। तो साइज किसका सबसे ज्यादा होगा, H2TE, देन H2SE, और सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा, H2S का, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आपके सामने आ गया जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और सरफेस एरिया दोनों पॉइंट कंसीडर किए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आया हमारे पास, ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया
CH4, SiH4, GeH4 और SnH4। तो इन चारों में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कहीं पर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो आप देखेंगे तो ये सब के सब कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, SnH4, फिर Ge, फिर Si, और ये इनका ऑर्डर मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर हैं। क्लियर भाई सभी को। चलिए, तो ये 2 पॉइंट मैंने बताया, एक में दोनों इंक्लूड था, एक में खाली मॉलिक्यूलर वेट सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक कंपाउंड, आपको मैं अलग अलग लेता हूँ। मैंने एक यहाँ पर लिया हुआ है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, और नॉर्मल प्रोपेन। तो यहाँ पर अगर हम लोग, ये तीनों भी नॉन पोलर होते हैं, तो यहाँ पर अगेन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो फिर हम कौन सा पॉइंट देखेंगे भाई, मॉलिक्यूलर वेट। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, पेंटेन का, फिर ब्यूटेन का, फिर प्रोपेन का। समझे बच्चों। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट में भी केसेस बनते हैं। मॉलिक्यूलर वेट में भी केसेस बनेंगे। जैसे कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ही सेम है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए उसको कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने यहां बोला नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है, और नियोपेंटेन। इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सेम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब कैसे कंपेयर करेंगे, तीनों नॉन पोलर है, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इनका सरफेस एरिया। तो यहां पर सरफेस एरिया मैटर करेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल यानी स्ट्रेट कार्बन चेन होगी वो ज़्यादा, मैं अगर बना के भी दिखा दूँ आपको तो ये कुछ ऐसा होता है नॉर्मल। आइसो में एक ब्रांच होगी और नियो में 2 ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इनमें से कौन ज़्यादा स्फेरिकल है, नियो। और आपको पता है स्फेरिकल जो होता है उसका एरिया सबसे कम होता है। ठीक है, और जो स्ट्रेट चेन होगा, नॉर्मल चेन, उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर बनाए बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें क्या मिलने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि उसमें ब्रांच भी सेम होगी और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक कंपाउंड लिया है मैंने, एक ये कंपाउंड है, दोनों का देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कैसे करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ब्रांच जितना टर्मिनल साइड पर जाएगी उतना ज्यादा स्ट्रक्चरल उसका स्फेरिकल होता जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इस पॉइंट को लिख लो, ब्रांच प्रेजेंट एंड स्ट्रक्चर इन विच ब्रांच यानी साइड चेन प्रेजेंट at terminal side has spherical structure। और अगर वो स्फेरिकल होगा तो उसका क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि उसका एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूँगा तो हमें क्या दिखेगा, मिडिल वाले के इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा और भी आसान सा केस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एल्काइन है, ठीक है,
एल्काइन, एल्कीन और ये एल्केन। तो इनमें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाएंगे तो ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, एल्काइन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। रीज़न होता है एस करेक्टर, और जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होंगे। तो ड्यू टू दी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है जो आपको याद रखना चाहिए, सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस एल्कीन से ग्रेटर होगा। सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस एल्कीन से ग्रेटर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया जिनकी हेल्प से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कंपेयर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आप बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।